स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं अपने जो शरीर होता है उसमें जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं और वो किस तरह से अपने बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र फैला हुआ रहता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो अंग होते हैं वो देखिए अपने अंदर एक तो होती है थाइमस ग्लैंड और एक होती है ये बोन मेरो, जिसको अपन है अस्थि मज्जा या जिसको अपन रेड बोन मेरो या लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। एक येलो और एक रेड दो तरह की होती है। जो रेड या लाल अस्थि मज्जा होता है वो मुख्य रूप से रुधिर का उत्पादन करता है, डब्ल्यूबीसी का उत्पादन करेगा। और इसी तरह से भ्रूणीय अवस्था में थाइमस ग्रंथि भी रुधिर उत्पादन का काम करती है। तो ये इम्पोर्टेंट दोनों ही ऑर्गन है। अब इसमें क्या होता है प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, चूंकि अपनी जो डब्ल्यूबीसी होती है और डब्ल्यूबीसी में भी मुख्य रूप से जो लिम्फोसाइट होती है लसीकाणु, जिसको बी और टी लसीकाणु बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा बड़ा रोल निभाती है अपने प्रतिरक्षा तंत्र में। तो इसमें दोनों अंगों में लसीकाणु बनते हैं, इसलिए ये लसीकाभ अंग कहलाते हैं। और प्राथमिक लसीकाभ अंग है ये दोनों, थाइमस और ये बोन मेरो, देखिए जिसको अपने रेड कलर से दिखा रखा है। तो ये प्राथमिक लसीका अंग होते हैं दोनों ही। अब क्या होता है इनमें जैसे ये जो अस्थिमज्जा होती है ये मुख्य लसीकाभ अंग है। ये जो अस्थिमज्जा है इसके अंदर बी और टी यानी कहने का मतलब है सभी लिम्फोसाइट बनती है इसके अंदर। अब कुछ लिम्फोसाइट क्या होती है जैसे बोन मेरो में बनती है, और वहीं जब ये लिम्फोसाइट बन रही होती है तो ये अपरिपक्व होती है, यानी ये प्रतिरक्षा एंटीजन को नष्ट नहीं कर पाती है। तो इनकी ट्रेनिंग होती है, इनका परिपक्वन होता है, इनका विकास होता है। तो कुछ लिम्फोसाइट का विकास बोन मेरो में बनती है और बोन मेरो में ही उनकी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण या परिपक्वन हो जाता है। तब उसको तो अपन कहेंगे बी लिम्फोसाइट या बी सेल। और जब ये बोन मेरो में बनती तो बोन मेरो में है, लेकिन फिर यहाँ से ये रक्त के माध्यम से चली जाती है थाइमस ग्रंथि में। और फिर थाइमस ग्रंथि में इनकी ट्रेनिंग होती है, इनका प्रशिक्षण होता है। और जब ये वापस बाहर निकलती है ट्रेनिंग लेके तो उन कोशिकाओं को अपन कहते हैं टी लिम्फोसाइट। तो थाइमस से तो निकलती है टी लिम्फोसाइट और बोन मेरो में निकलती है बी लिम्फोसाइट, हालांकि दोनों बनती है बोन मेरो के अंदर। जब ये लिम्फोसाइट ट्रेनिंग लेकर वापस रक्त में आती है और अपना काम शुरू करती है तो ये क्या होती है, ये जगह जगह शरीर के अंदर भरी हुई रहती है। कैसे, ये देखिए गोल गोल संरचनाएं पाई जाती है। जैसे ये टॉन्सिल है, इसके अलावा गले के अंदर लसिका नोड या लसिका ग्रंथियां, नोड है इसको ग्रंथियां भी कहते हैं। इसी तरह से हमारे बगल, दोनों बगल के अंदर पाए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पाचन तंत्र पेट के अंदर भी पाए जा रहे हैं। शुद्धांत्र के अंदर जैसे पेयर पैचेज के रूप में ये होते हैं। शुद्धांत्र में पेयर्स पैचेज होते हैं, पेयर्स ने इनकी खोज की थी। और ये गोल गोल संरचनाएं के समूह होता है, ये लसिका ग्रंथि या लसिका नोड होते हैं। इसी तरह से हमारे जांघों के बीच में यहाँ पर भी ये लसिका नोड होते हैं, पैरों में भी होते हैं। तो जगह जगह लसिका नोड है। मतलब इनमें होता क्या है कि जो बी और टी लिम्फोसाइट ट्रेनिंग लेके परिपक्व हो चुकी है वो इनमें भरी हुई रहती है। और जब भी कोई रोगाणु रक्त के साथ या लसिका के साथ शरीर में आता है, ये लसिकाणु उस रोगजनक को नष्ट करने का काम करेगी और हमारे शरीर को रोगों से बचाएगी। तो ये जगह जगह हमारे बॉडी के अंदर पाई जा रही है। तो देखिए इसका सर से लेकर पैरों तक इसका फैलाव हो रखा है। तो अगर अपन देखें तो देखिए ऊपर टॉन्सिल है, तो टॉन्सिल हमारे गले के अंदर होते हैं पीछे की तरफ दोनों साइड में। तो जब भी भोजन के साथ कोई रोगाणु जाता है तो टॉन्सिल उस रोगाणु को खत्म करता है। इस तरह गले में भी है, दोनों बगल में भी है। इसके अलावा जैसे ये प्लीहा है, ये प्लीहा भी एक लसिकांग होता है, इसके अंदर भी लसिकाणु पाए जाते हैं, परिपक्व लसिकाणु। इसके अलावा जैसे हमारी ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत के पास जुड़ी होती है अपेंडिक्स, जिसको परिशिष्टिका कहते हैं, इसमें भी लसिका नोड होते हैं। तो ये भी रोगाणु को नष्ट करने का काम करती है। इसी तरह से जो छोटी आंत का शुद्धांत्र है, शुद्धांत्र किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का। तो छोटे आंत का जो शुद्धांत्र है उसमें पेयर पैचेज के रूप में लसिका नोड या ग्रंथियां पाई जाती है, उनमें भी ये लिम्फोसाइट भरी हुई रहती है। इसी तरह से हमारे जांघों के बीच के पास भी यहाँ पर ये नोड है, तो यहाँ पर भी ये परिपक्व लसिकाणु भरे हुए रहते हैं। तो कहीं से भी अगर रोगजनक आएगा बॉडी में तो उसको कहीं ना कहीं तो नष्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये बॉडी के अंदर
हमारा ये प्रतिरक्षा तंत्र के विभिन्न भाग इस तरह से फैले हुए रहते हैं। तो देखिए ऊपर से अपने चित्र बना रखे हैं इन सब के, और ये अपने दिखा रखे लसिका नोड जुड़े होते हैं लसिका वाहिनी, यानी लसिका वाहिनी जो होती है उसके ऊपर लसिका नोड पाए जाते हैं गोल गोल संरचनाओं वाले। इन्हीं में से होकर रक्त या जो लसिका है वो बहता है और उसके साथ कोई भी रोगाणु आता है उसको नष्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए इसका ये अपने चित्र बना रखा है, प्लीहा भी है अपना लसिकी अंग है। तो अपने जो मुख्य लसिकांग है उस थाइमस और अस्थिमज्जा उसको तो रेड से दिखा रखा है, बाकी इसको अपन अलग अलग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये अपना प्रतिरक्षा तंत्र के विभिन्न भाग होते हैं। देखिए मानव का प्रतिरक्षा तंत्र लसिका अंगों किसके से बना होता है? लसिका अंगों, उत्तकों से, जैसे प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा, ये सब उत्तक। इसके अलावा लसिका तंत्र की लसिका ग्रंथियों से बना हुआ है। बक्सकाणु कोशिकाएं होती है अपने रक्त में, उत्तक होते हैं, और प्रतिरक्षी जो एंटीबॉडीज बनी हुई होती है इन सभी से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बना हुआ होता है। लसिका अंग, उत्तक, लसिका तंत्र की लसिका ग्रंथियां, वाहिनियां, बक्सकाणु कोशिकाएं, इसके अलावा अन्य जो जैसे उत्तक संयोजक है, प्रतिरक्षी है, एंटीबॉडीज है, इन सब से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मिलकर बना हुआ है। लसिकांग क्या होते हैं? देखिए वे अंग जो लसिकाणुओं का निर्माण, परिपक्वन और प्रचुरोद्भवन यानी प्रोलिफेरेशन करते हैं। तो ऐसे अंग जिनमें लसिकाणुओं का निर्माण, परिपक्वन और प्रोलिफेरेशन यानी प्रचुरोद्भवन होता है वो लसिकाभ अंग कहलाते हैं। तो प्रोलिफेरेशन या प्रचुरोद्भवन क्या होता है? जिसमें कोशिका का विभाजन भी हो और वृद्धि भी हो, तो दोनों साथ साथ प्रक्रियाएं चलती रहती है। प्राथमिक लसिकांग देखिए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये कौन होते हैं? तो वे अंग जहां अपरिपक्व लसिकाणु का परिपक्वन या प्रक्षेषण होता है। तो अपरिपक्व जो लसिकाणु बनते हैं उसके बाद में जो उनका परिपक्वन होता है या प्रक्षेषण होता है, ताकि वे प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित हो सके, यानी प्रतिजन को पहचान सके फिर उसको नष्ट कर सकें, ऐसा गुण उनमें आ जाए। तो उसके लिए लिम्फोसाइट या लसिकाणुओं का प्रशिक्षण या परिपक्वन होना जरूरी होता है। तो जहां पर जिन अंगों में ये परिपक्वन या प्रशिक्षण होता है उनको अपन प्राथमिक लसिकांग कहते हैं। इन्हें देखिए ये है लाल अस्थिमज्जा, रेड बोन मेरो और थाइमस ग्रंथि। याद रखिएगा ये दोनों प्राथमिक लसिकांग है। यहाँ पर क्या होता है, जो अपरिपक्व लसिकाणु होते हैं उनका प्रशिक्षण होता है ताकि वो एंटीजन को पहचान सके और फिर उसको नष्ट कर सके। कैसे होता है अपने बॉडी के अंदर? देखिए बॉडी के अंदर बोन्स होती है, उस बोन में होता है रेड बोन मेरो सिरों की तरफ, और उसमें होती है स्टेम सेल, स्टेम कोशिकाएं। स्टेम सेल के अंदर होती है लिम्फोइड सेल यानी लसिकाभ कोशिकाएं होती है। ये लसिकाभ कोशिकाएं लिम्फोसाइट बनाती है, लिम्फोसाइट का निर्माण करती है लसिकाणुओं का, और ये अभी अपरिपक्व है। ये क्या है? अपरिपक्व है। तो अब देखिए इनका परिपक्वन होगा, जो लिम्फोसाइट बन गई है अब इनका परिपक्वन देखिए। लिम्फोसाइट का जो परिपक्वन प्रशिक्षण है, यानी ये बोन मेरो में बनी थी, अब इनका परिपक्वन यदि बोन मेरो में हो रहा है और परिपक्वन के पश्चात ये बाहर निकलती है, तब इनको तो कहेंगे अपन बी लसिकाणु। और अगर बोन मेरो में बनी और फिर ये थाइमस ग्रंथि में चली गई रक्त के द्वारा, रक्त द्वारा कहाँ चली गई? थाइमस ग्लैंड में चली गई, फिर उनका वहाँ पर परिपक्वन हुआ, उनकी ट्रेनिंग हुई और फिर बाहर निकली, तब उसको अपन कहेंगे टी लिम्फोसाइट। तो बी और टी लिम्फोसाइट हो गई। देखिए दो। अस्थिमज्जा मुख्य लसिकाभ अंग है जो लसिकाणुओं के साथ साथ अन्य सभी रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करता है। यह बी लिम्फोसाइट का मुख्य रूप से परिपक्वन भी करता है। तो बोन मेरो बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन करता है, ये अपने पढ़ा है भी। थाइमस ग्रंथि हमारे हृदय के पास उरोस्ती के नीचे स्थित होती है। उरोस्ती मतलब ये स्टर्नम जो बोन होती है, पसलियों के आगे चौड़ी एक अस्थि होती है, उसके अंदर ये पाई जाती है। जन्म के समय थाइमस ग्रंथि काफी बड़ी होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका आकार छोटा होता जाता है। थाइमस ग्रंथि में टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है। देखिए
तो थाइमस ग्रंथि टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन करेगी और उम्र बढ़ने के साथ साथ थाइमस ग्रंथि का आकार भी छोटा होने लगेगा। यही कारण है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रतिरक्षा भी कमजोर होने लगती है। तो थाइमस ग्रंथि में टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन या प्रशिक्षण होता है, इसलिए उसको अपन टी लिम्फोसाइट बोलेंगे। टी का मतलब यहाँ पर थाइमस है। देखिए, अस्थिमज्जा व थाइमस दोनों ही टी लिम्फोसाइट के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया कराते हैं। तो दोनों ही इसमें मदद करेंगे, लेकिन जो परिपक्वन होगा टी लिम्फोसाइट का वो मुख्य रूप से थाइमस ग्रंथि में होगा। ये तो थे प्राथमिक लसिकांग। तो द्वितीयक लसिकांग क्या हो गए? द्वितीयक लसिकाभ अंग सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। देखिए, ये क्या होते हैं? ये लसिकाभ अंग ऐसे लसिकाभ अंग जहां परिपक्व लसिकाणु की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है, जिससे लसिकाणु विभाजित होकर प्रचुर मात्रा में सक्रिय प्रभावी कोशिकाएं बना लेते हैं। तो हमने कहा कि जो परिपक्वन हो जाता है लसिकाणुओं का, तो ये द्वितीयक लसिका अंगों में जाकर भर जाते हैं। चाहे वो लसिका नोड हो, चाहे वो प्लीहा हो, चाहे वो अपेंडिक्स हो, चाहे वो पेयर्स पैचेज हो, चाहे वो टोन्सिल हो, उन सब में जाके ये भर जाएंगे। अब जब भी वहीं पर कोई एंटीजन या प्रतिजन आता है तो उसके साथ वो पारस्परिक क्रिया करेंगे, और पारस्परिक क्रिया करने से वहां पर जो लसिकाणु होगी वो तेजी से विभाजित होकर सक्रिय प्रभावी कोशिका बना लेगी। कैसे? कि जैसे बी कोशिका एंटीजन के संपर्क में आएगी, क्योंकि ये परिपक्व हो चुकी है, ये भी परिपक्व हो चुकी है। जैसे ये एंटीजन के संपर्क में आती है, प्लाज्मा सेल बना लेगी और ये मेमोरी सेल बना लेगी। तो ये प्लाज्मा सेल फिर आगे क्या बना लेगी? ये एंटीबॉडी का निर्माण कर लेगी। और मेमोरी सेल क्या कर लेगी? उसको याद कर लेगी उस एंटीजन को। इसी तरह से टी सेल जब एंटीजन के संपर्क में आती है तो सक्रिय टी सेल समूह बनाती है, जैसे टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सेनेजाइज्ड सेल और टी सप्रेसर सेल। तो इस तरह की कुल मुख्य रूप से 4 तरह की ये टी सेल बन जाती है। तो ये फिर रोगाणु को नष्ट करेगी। तो द्वितीयक लसिकांग में क्या होते हैं? परिपक्व लसिकाणु भरे हुए रहते हैं, और जब भी कोई एंटीजन आता है तो उसकी वो पारस्परिक क्रिया करेंगे और फिर सक्रिय कोशिकाएं बना लेंगे जो उसको एंटीजन को नष्ट करने का काम करेंगे। अब वो द्वितीयक लसिकांग कौन कौन से हैं तो वो अपन पढ़ लेते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए द्वितीयक लसिकांग प्लीहा है, लसिका ग्रंथियां हैं, लिम्फ ग्लैंड या जिसको लिम्फ नोड भी कहते हैं, टोन्सिल है हमारे, शुद्धांत्र के अंदर जो पेयर्स पैचेज होते हैं, और बड़ी आंत से जो लगी हुई अपेंडिक्स या परिशेषिका होती है, ये सब द्वितीयक लसिकांग के उदाहरण है। प्राथमिक लसिकांगों में परिपक्व लसिकाणु द्वितीयक लसिका अंगों में चले जाते हैं। देखिए, तो जो प्राथमिक लसिकांग होते हैं अस्थिमज्जा और ये थाइमस ग्रंथि, उसमें जो परिपक्वन होता है लसिकाणु का वो सीधे द्वितीयक लसिकांगों में जाकर बढ़ जाते हैं। जैसे प्लीहा है, ये क्या है? ये अभी हमने चित्र में देखा था, ये सेम के आकार का एक बड़ा अंग है, मुख्य द्वितीय लसिकांग है ये। इसमें परिपक्वन लसिकाणु है बक्सकाणु यानी मोनोसाइट, जो मैक्रोफेजेस भी अपन उनको बोलते हैं। जब अपना आकार बड़ा कर लेती है मोनोसाइट तो उसको मैक्रोफेजेस भी कहते हैं। तो वहां पर लसिकाणु और वो बक्सकाणु बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए, ये रक्त में उपस्थित सूक्ष्म जीवों एवं मृत आरबीसी के लिए रुधिर निस्यंदन यानी फिल्टर के रूप में कार्य करता है। तो ये प्लीहा क्या करता है? रुधिर को फिल्टर करता रहता है। इसमें एक जाल रूपी उपकला उत्तक लगा होता है, और उसमें से सूक्ष्म जीव और जो मृत आरबीसी होती है वो फंस जाती है, और फिर उन सूक्ष्म जीवों और जो आरबीसी फंसी हुई है उनका विनाश कर दिया जाता है। प्लीहा आरबीसी का बड़ा भंडार होता है, यानी हर समय ये रक्त से भरा हुआ होता है, इसलिए इसे शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। एनी टाइम ये रक्त से भरा हुआ होता है। इस तरह के सेम के बीज की आकृति का होता है ये, और ये पूरा का पूरा ब्लड से भरा रहता है। इसके अंदर एक जाल लगा होता है जिसको अपन जालिकावती या रेटिकुलर एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। इसमें से जब रक्त बहता है तो उसमें जो सूक्ष्म जीव और मृत आरबीसी होती है वो फंस जाती है, और फिर उनका विघटन कर दिया जाता है। तो ये हमारा प्लीहा जिसको ब्लड बैंक कह रहे हैं अपन। दूसरा लसिका ग्रंथियां जिसको अपन नोड भी बोल रहे हैं। देखिए, लसिका ग्रंथियां जिसको अपन लिम्फ ग्लैंड या लिम्फ नोड भी कह रहे हैं। तो ये गोल गोल सी इस तरह से गुर्दे, हालांकि दिखती गोल है लेकिन ये बिल्कुल गोल नहीं होती, ये थोड़ी अंडाकारी या गुर्दे की आकृति की होती है इस तरह से। तो लसिका ग्रंथियां छोटी छोटी ठोस गुर्दे के आकार की संरचनाएं होती है जो लसिका वाहिनियों पर पाई जाती है। यानी लसिका वाहिनियां जो होती है ना, इस तरह से ये प्रेजेंट रहती है, इस तरह से।
तो लसिका वाहिनियों के ऊपर ये पाई जाती है इस तरह से। तो जो लसिका वाहिनियों पर पाई जाती है, जब लसिका इनमें से होकर गुजरता है तो इनमें उपस्थित लसिकाणु और भक्षकाणु द्वारा सूक्ष्म जीवों का विनाश कर दिया जाता है। तो अब लसिका बहकर आएगा, वो इसमें से बहकर जाएगा तो इसके अंदर लसिकाणु है और मोनोसाइट है, तो सूक्ष्म जीवों का ये भक्षण या लसिकाणु उसको नष्ट कर देंगे। टॉन्सिल है हमारे, देखिए टॉन्सिल किस तरह से काम करते हैं। ये टॉन्सिल हमारे गले के पीछे की ओर दोनों तरफ दो अंडाकार संरचनाएं पाई जाती है, दोनों तरफ गले के पीछे की तरफ। मुख खोल के देखते हैं तो दो टॉन्सिल अपन को दिखते हैं, जिन्हें टॉन्सिल कहते हैं। ये मुख और श्वसन मार्ग में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। तो जो मुख में यानी भोजन के साथ और श्वसन मार्ग से अगर कोई रोगाणु शरीर में जा रहा है तो उसको नष्ट कर देंगे। यही होता है कि जब इन्फेक्शन हो जाता है तो टॉन्सिल सूज जाते हैं, और टॉन्सिल सूजने का मतलब है कि कोई ना कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश कर चुका है। अब जब ये धीरे धीरे वो इन्फेक्शन खत्म होता है तो सूजे हुए टॉन्सिल भी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद में। इसी तरह से शुद्धांत्र के पेर्स पैचेज ये भी क्या होते हैं, नोड ही होते हैं। उसमें भी लसिकाणु भरे हुए रहते हैं। ये शुद्धांत्र की भित्ति में पाए जाने वाले लसिका उत्तक हैं, नोड की तरह है, जो आंतों में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करेंगे। जो आंतों में जो रोगाणु आ जाते हैं उनको नष्ट करेंगे। शुद्धांत्र के अंदर जो पेर्स पैचेज है वो उसको नष्ट कर देंगे। देखिए, तो शरीर के प्रमुख पथों यानी जो मार्ग होते हैं, जैसे श्वसन मार्ग, पाचन मार्ग और जनन मूत्र मार्ग। देखिए, ये शरीर के हर जगह अपने एक त्वचा का आवरण है, लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर त्वचा का आवरण नहीं है, छिद्रनुमा रचनाएं हैं। जैसे श्वसन हो हमारे नाक मुख हो, पाचन पूरा पाचन तंत्र हो, और जनन मूत्र मार्ग हो। इनके आंतरिक स्तर पर विशेष लसिकाभ ऊतक मौजूद होता है। विशेष लसिकाभ ऊतक मौजूद है जिसे श्लेष्म संबंध लसिकाभ ऊतक यानी म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू यानी MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू यानी ऐसा लिम्फोइड टिश्यू होता है म्यूकोसा का, जिसके अंदर लिम्फोसाइट भरी हुई रहती है, यानी लसिकाभ ऊतक उसमें मौजूद रहता है। तो यहाँ पर क्या करता है, इसमें श्लेष्मा होता है, उसमें जो फंसे हुए रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करने में भूमिका निभाता है। कैसे, जैसे अगर हमारे श्वास नली के अंदर कोई रोगाणु चला गया। अब श्वास नली के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी ये श्वास नली है, आगे चलकर दवा घूम बट रही है, इस श्वास नली में यहाँ पर श्लेष्मा बन रहा है। तो यहाँ पर श्लेष्मा के पास यहाँ पर है ये माल्ट यानी म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसके अंदर यहाँ पर नज़दीकी लिम्फोसाइट है। तो ये श्लेष्मा तो क्या करेगा, जो रोगाणु आएगा उसको फंसा लेगा, यहाँ पर फंसा लेगा। अब इस फंसे हुए रोगाणु को नष्ट करने का काम ये जो लसिकाणु है लसिका ऊतक में भरे हुए हैं वो उसको नष्ट कर देगी। तो इसलिए अपन ये कह रहे हैं कि जो शरीर के प्रमुख मार्ग है या पथ है, चाहे वो श्वसन हो, चाहे वो पाचन हो, चाहे जनन मूत्र मार्ग हो, उसकी जो आंतरिक स्तर होता है, जो डायरेक्ट बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है, वहाँ पर रोगाणु जाने का खतरा होता है। तो वहाँ पर लसिकाभ ऊतक मौजूद है जो कि श्लेष्मा से रिलेटेड है, यानी श्लेष्म संबंध लसिकाभ ऊतक है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है, माल्ट है, MALT इसका पूरा नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। यह श्लेष्मा में फंसे हुए रोगाणुओं को नष्ट करने में भूमिका निभाता है। यह मानव शरीर के लिए जो लसिका ऊतक होता है टोटल उसका लगभग 50% भाग बनाता है। देखिए, 50% भाग है वो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बनाता है, और ये हमें जो इतने भी मार्ग हैं अपने बॉडी के, छिद्र है जो बाह्य वातावरण के संपर्क में रहते हैं, उनको रोगाणुओं से बचाता है ये माल्ट। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में हमने पूरे प्रतिरक्षा के बारे में भी अध्ययन कर लिया है।